हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ्स यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.4 के प्रश्नों को। ये ऐच्छिक प्रश्नावली है। ये विद्यार्थियों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं या नहीं। ये इस प्रश्नावली से प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते, परंतु ये क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कि इनका स्तर पिछले प्रश्नावली में जो सवाल आपने देखा है उनसे कुछ इनका लेवल ऊंचा होता है। अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं एक एक प्रश्न चुन चुन करके लगाते हैं, और विद्यार्थी जो अच्छे होते हैं उनके लिए हर प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है। अच्छे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्नावली के सवालों को हल करा रहे हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली के पहले सवाल को। बोर्ड पर जैसा लिखा हुआ है, बोर्ड प्रश्नावली का पहला सवाल, आइए इसे हल करें। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे बोर्ड पर क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 1 में बिंदुओं ए इतना है और बी इतना है को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपको रेखा का समीकरण दिया गया है। रेखा का समीकरण दिया गया है। कह रहा है कि जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार पढ़ते हैं। बिंदुओं ए 2, 2 और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा इतना जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। अगर हम इनका आरेख खींच के बताएं आपको, तो आप कुछ ज्यादा समझ पाएंगे, लेकिन आप इस रेखा को खींच नहीं सकते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। हो सकता है टाइम ज्यादा ले, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा, ऐसा मेरा दावा है। आपको यहाँ पे जो 2, 2 और 3, 7 दिया गया है, आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे आइए देख लेते हैं। ये चतुर्थांश हमने बना दिया। अब 2, यानी 2 धनात्मक दिशा में x अक्ष पर चलना है और ऋण 2 y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चलना है। तो इन दोनों को मिलाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपको जो बिंदु मिलेगा इसका निर्देशांक होगा 2, 2। निर्देशांक क्या होगा? 2, अब 3, 7 है। 3, 7 कहाँ मिलेगा? x अक्ष की धन दिशा में 3 चलना है, 2 चले थे, एक और y अक्ष की धनात्मक दिशा में 7 जाना, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम अगर यहाँ पे जाएं इस तरह से, आपको दूसरा बिंदु मिल जाएगा 3, 7। अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो आप अपने प्रश्न का आधा हिस्सा समझ जाएंगे। देखें प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ते चलें। कह रहा बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को। अब आपको एक रेखाखंड मिल गया ए बी। क्या मिल गया? रेखाखंड ए बी मिल गया। अब आगे आपसे कह रहे हैं कि रेखा 2x प्लस वाई ऋण 4 बराबर 0 किस अनुपात में विभाजित करती है। अगर हम इस रेखा को प्रदर्शित करना चाहें तो आइए हम आपको बताएं। पहले समीकरण लिखते हैं। ये रेखा का समीकरण लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे यहाँ ऋण 4 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा धन 4। 2x प्लस वाई बराबर आपको धन 4 मिलेगा। हम इस तरफ इसको 1 बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। तो दोनों पक्षों में हम 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2x/4 धन y/4 बराबर 4/4। ध्यानपूर्वक देखें, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप जब 11th में जाएंगे तो एक सरल रेखा नामक चैप्टर है, उसमें इस जो आप यहाँ पे जो प्रक्रिया देख रहे हैं इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे। तो 2 से 4 कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा x/2 धन y/4 बराबर 1 हो जाएगा। ये अंतःखंड रूप का समीकरण यानी अंतःखंड रूप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने x अक्ष पर 2 खाना
और वाई अक्ष पर कितने खाने, 4 खाने आपको चलने हैं। तो देखें 1 2 3 हो गया था यहाँ पे, और सॉरी एक्स अक्ष पे 2 खाने चल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, और वाई अक्ष पर 4 खाना 1 2 3 4। तो आपको एक बिंदु यहाँ मिल जाता है, एक बिंदु यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ से इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे, इन दोनों बिंदुओं से जो आपने बिंदु निर्धारित किए हैं तो रेखा खींचेंगे। ये जो रेखा हमने खींचा है, इस रेखा का समीकरण आपको दिया गया है। कौन सा है, ये वाला, ये समीकरण जो दिया गया है इस रेखा का दिया गया है। लेकिन हमें इसको बनाना नहीं है, प्रश्न को समझ करके हल कर देना है। आरेख हम इसलिए खींच रहे हैं ताकि आपके समझ में पूरा आ जाए। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड खींचा और इसको भी हमने खींच दिया। अब आप देख रहे होंगे जो ये रेखाखंड AB है ये विभाजित हो रहा है, कह रहे हैं जिस अनुपात में विभाजित हो रहा है। अनुपात का मतलब आपने पीछे प्रश्नावलियों में, एग्जाम्पलों में आपने देखा था कि यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा इसको यहाँ पे काट रही है। तो ये भी 2 भाग में बट जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक भाग इतना हो जाता है, दूसरा भाग इतना हो जाता है। पूछ रहे हैं किस अनुपात में। तो आपको अगर सपोज ये चित्र आप ना बनाए होते तो हम मान लेते कि यहाँ पे एक रेखा AB है, यहाँ पे A लिखते और यहाँ पे B लिखते, और एक बिंदु ले लेते। जैसे यहाँ पे एक बिंदु पर काट रखा है वैसे यहाँ भी एक बिंदु पर काट लेता। तो इसे हमसे क्या पूछ रहा, जिस अनुपात में, तो जिस अनुपात में उस अनुपात को मान लेते, हल हो जाता। लेकिन अब आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो हम मान लेते हैं, माना A2, 2 तथा B3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप एक बार देखें, हमने मान लिया A है, यहाँ पे लिख दिया 2, 2 और यहाँ पे हमने लिख दिया 3, 7। अब दूसरी रेखा, जो रेखा का समीकरण 2x + y - 4 = दिया गया है 0, उसको यहाँ पे खींच लेते हैं। यहाँ पे काट रहा है तो इधर M1 हो जाएगा, यहाँ पे M2 हो जाएगा। अच्छा, इसका निर्देशांक आप x, y मान लेंगे। ध्यानपूर्वक देखें, अगर हम इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो ये बिंदु AB रेखा पर भी है और ये जो रेखा का समीकरण दिया गया है इस पर भी है। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे हम, तो आपको पता है x, y बराबर, सूत्र जानते हैं अंतःविभाजन बिंदु का। अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपने पढ़ा है, तो होता है M1x2 + M2x1 अपान M1 + M2, M1y2 + M2y1 अपान M1 + M2। तो ध्यान पूर्वक देखें, x के बराबर इतना होगा और y के बराबर इतना होगा। तो अगर हम चाहें तो अलग अलग हल कर लें, लेकिन एक साथ ही हल कर लेते हैं। तो M1 का मान आप M2 का मान नहीं रखेंगे, लेकिन इसे x1 मानेंगे, इसे y1,
और इसको x2 y2, x1 y1 x2 y2 का मान इसी में जब रखेंगे तो जाएगा m1 गुणे x2 का मान है 3 प्लस m2 गुणे x1 का मान है 2 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 गुणे y2 का मान रखेंगे 7 प्लस m2 y1 का मान है -2 बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। अब आगे फिर एक बार देख लें, x कामा y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3m1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2। ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे, ये x का मान चल रहा है, यहाँ पे 7m1 माइनस प्लस का गुणा होगा -2m2 अपान m1 प्लस m2। अब x बराबर इतना, y बराबर इतना, x बराबर इतना, y बराबर इतना, समीकरण जो आपको दिया गया उसी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस बिंदु का निर्देशांक इतना मिला है आपको, जैसे x का मान इतना मिला, y का मान इतना मिला। ये बिंदु इस रेखा पर भी स्थित है। किस रेखा पर? 2x प्लस वाई माइनस 4 पर भी स्थित है। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, या यहाँ पे लिख देंगे x तथा y का मान, x तथा y का मान समीकरण किसमें रखने पर? समीकरण जो आपको दिया है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 में रखने पर, जब आप इसमें रखेंगे तब देखिए क्या होता है। रखें तो 2x लिखा हुआ, 2x लिखा है, तो x के स्थान पर आपको इतना लिखना, चूंकि x इतना y इतना है। x के स्थान पे लिखेंगे 3m1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2 प्लस y है, तो y के स्थान पे हो जाएगा, y के स्थान पे आपको इतना रखना है 7m1 माइनस 2m2 अपान m1 प्लस m2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ -4 है, उसको उस तरफ ले लेते हैं, तो जाएगा +4 में, और 2 से अंदर गुणा करें तो 3 दूना 6m1 प्लस 2 दूना 4m2 बटे m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पे 7m2 माइनस 2m2 बटे में m1 प्लस m2। ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे, आपके लिए एकदम बिल्कुल नया प्रश्न है ये। बराबर हो जाएगा -4 के। अब देखेंगे दोनों का हर समान है, हर दोनों का समान है, लघुत्तम आपका आएगा m1 प्लस m2 और ऊपर इतना प्लस इतना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6m1 प्लस 4m2 प्लस 7m2, सॉरी यहाँ पे 7m1 है, माइनस 2m2 इज इक्वल टू 4। तो अब क्या करना है, 6m1 7m1 तो जाएगा कितना, 13m1, 4m2 में से 2m2 घटेगा तो आ जाएगा 2m2 बराबर बटे m1 प्लस m2 बराबर 4 के। 4/1 लिख सकते हैं। अच्छा, हम तेरिया गुणा कर रहे हैं अब, तो हो जाएगा यहाँ पे 13m1 से 1 में गुणा तो 13m1 धन 2m2 से 1 में गुणा होगा 2m2 बराबर हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2। तो m1 को इस तरफ ले आते हैं, m2 को उस तरफ ले जाएं, तो जब 4m1 इस तरफ आएगा 13 में से 4 घट जाएगा तो आ जाएगा 9m1 बराबर हो जाएगा m2। देखिए यहाँ पे 2m2 है, जब पक्षांतर करके उस तरफ कर देंगे तो जाएगा 2m2। तो अब m2 को इस तरफ ले आए, m1 को उस तरफ, सॉरी m2 को इस तरफ और 9 को उस तरफ ले जाएंगे तो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 2/9। इसे आप लिख सकते हैं m1 अनुपाते m2 बराबर 2/9। तो आपका ये आंसर आया। आप उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे इस प्रश्न को, और बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये।
आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। आप जो आपको इसके पहले चित्र बनाया गया था उस चित्र को बनाने के लिए परेशान नहीं होंगे। सीधा सीधा इस प्रश्न को पढ़ेंगे, सीधा सीधा इस प्रश्न को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपने जो माना उसको मान लेंगे। मानने के बाद आप इस बिंदु का देखें, जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, दोनों रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी, उस वह बिंदु दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो ये बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ए बी रेखा खंड पर भी बिंदु है, और जो रेखा आपको दिया गया है 2x + y - 4, इस रेखा को हमने मान लिया कि बताता है, तो इस पर भी है। तो इस बिंदु का निर्देशांक जब आपने निकाला, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो जब इस बिंदु का आपने निर्देशांक निकाला तो आपको इतना और इतना, x का मान इतना, y का मान इतना मिला। अब यही x और y का मान इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा, इसलिए हमने x तथा y का मान इस समीकरण में रख दिया। इस समीकरण द्वारा रेखा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया? इस रेखा को बताया गया है इस समीकरण के द्वारा। तो अगर इसमें x y का मान रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट होगा। तो हमने रख दिया, हल कर दिया, m1 और m2 का अनुपात मिल गया 2:9। बहुत बेहतरीन सवाल था। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, आप इसे नोट डाउन कर लें। अब आप प्रश्न संख्या 2 बोर्ड पर देख रहे हैं। बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा हल किया है, पीछे वाले प्रश्नावली और एग्जाम्पल में देखा है ऐसे प्रश्नों को। अब प्रश्नावली 7.4 का दूसरा प्रश्न है, बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। पहले प्रश्न को लिखा है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना, इतना और इतना संरेखी हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है। आप लिखेंगे यहाँ पे बिंदु, कौन कौन बिंदु संरेखी हैं? x, y और 1, 2 और 7, 0 कैसे बिंदु हैं? संरेखी बिंदु। कैसे हैं? संरेखी हैं। तो आपको पता है कि इसे हम x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। आप इसको जान ही रहे हैं क्या मानेंगे? x3 y3 मानेंगे। आपको बताया था हमने, जब भी कह दे कि संरेखी हैं या सिद्ध कीजिए संरेख हैं, तो ऐसी दशा में आप संरेख होने की शर्त लिखेंगे। तो संरेख होने की शर्त आपको याद होगा। संरेख होने की शर्त, संरेख होने की शर्त का मतलब क्या था? जितने बिंदुओं को संरेख कहे, जितने बिंदुओं को बताए कि ऐसे बिंदु संरेख हैं, इसका मतलब उन बिंदुओं से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल 0 होगा। तो आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। कितने बिंदु दिए गए हैं? 3 बिंदु दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये 3 बिंदुओं से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल 0 होगा। अर्थात 3 बिंदुओं से बनने वाली आकृति कैसी होगी? त्रिभुज होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, यही संरेख की शर्त हो जाएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 छोटे ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। आप बहुत बार प्रैक्टिस में लिखे होंगे, इसे आपको याद हो गया होगा। हमने आपको बताया था कि संरेख होने की शर्त इतना है, लेकिन हम 1/2 को उस तरफ 0 के साथ ले जाते हैं तो ये समाप्त हो जाता है। तो हमारी संरेख होने की शर्त इतनी बच जाती है। आप ऐसे ही रखेंगे तब भी ठीक रहेगा। मान रखें x1 का मान x है, y2 का मान है 2, माइनस y3 का मान है 0, प्लस x2 का मान है 1, y3 का मान है 0, y1 का मान है y, प्लस x3 का मान है, आप देख रहे हैं 7, y1 का मान है y, माइनस y2 का मान है 2, बराबर हो जाएगा 0 के। अच्छा, इसमें हम दोनों पक्ष लेके चल रहे हैं। संरेखी हैं, कह रखा है कि संरेख हैं। जब संरेख हैं तब दोनों पक्ष लेके चलेंगे, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा क्या संरेख हैं, तब आप केवल बाएं पक्ष को लेके चलेंगे, 0 लाएंगे, तब संरेख होगा। अब देखें x
2 में से 0 जाएगा 2 आएगा, 2 से x में गुणा करेंगे 2x आ जाएगा। 0 में से y घटाएंगे ऋण y, और ऋण y से 1 में गुणा होगा तो ऋण y आ जाएगा। y में से 2 घटेगा नहीं, 7 से अंदर गुणा करना पड़ेगा, 7y ऋण 14 बराबर 0 के। तो 2x प्लस 7y ऋण y 6y ऋण 14 बराबर 0 के। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि सभी पद 2 से विभाज्य हैं, 2 से कट रहे हैं, तो मन ही मन लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 से भाग करने पर मन ही मन, आप जैसे मन ही मन किसी को गरिया लेते हैं उसी तरह से मन ही मन 2 से भाग कर लेंगे, तो जाएगा x 2 तिहाई 2 सत्ते। तो आपसे क्या पूछ रखा था, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो x और y में ये संबंध आपको प्राप्त हुआ है, तो ये दूसरा प्रश्न हल हो जाता है। आप देखेंगे इसके बाद तीसरे प्रश्न को, लेकिन उसके पहले आप विशेष ध्यान देंगे, इन प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे और इस पे प्रैक्टिस भी खूब अच्छे से आप करेंगे। बोर्ड पर हमने प्रश्न संख्या 3 लिखा है और बहुत प्यारा ही सवाल है, ये आप के लिए एकदम बिल्कुल नया नया है और उम्मीद करते हैं कि आप इस पर विशेष ध्यान देंगे और ये कुछ अच्छा प्रश्न है आपके लिए, इसमें कुछ आप नया सीखेंगे। तो ध्यान पूर्वक देखें क्या लिखा है प्रश्न संख्या 3 में। कह रखा है बिंदुओं इतने इतने और इतने से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, कोई हमने सूत्र तो पढ़ा नहीं है। आप तरकीब सोचिए, इनके जो कहने का मतलब है कि बिंदुओं इतने 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 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। आपसे अगर हम पूछे कि वृत्त कितने बिंदुओं से होकर जाता है, तो आप कह सकते हैं कि वृत्त असंख्य बिंदुओं से होकर जाता है। देखें वृत्त क्या होता है, बिंदुओं का एक पथ होता है, ये इस तरह से आप बनाते हैं। अब इसमें बिंदुओं की संख्या अगर आपसे पूछें कि इस पे बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो शायद आपके बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है कि हम काउंट कर पाए कि कितने बिंदु इस पर स्थित हैं। ये देखिए बिंदुओं का पथ है, ये बिंदु इसी में से है, इसी जो वृत्त की परिधि है, ये बिंदुओं का एक समूह है, इन्हीं में से कहीं ये 3 बिंदु हैं। अगर हम मान लेते हैं कि एक बिंदु ये है, इस बिंदु को हम ले लेते हैं, इसका निर्देशांक 6, 6 है, और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इसका निर्देशांक है 3, 7, ऐसे ही, और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इसका निर्देशांक है 3, 3। तो अगर आपसे हम पूछें कि ये बिंदु इतने से होकर जाने वाले वृत्त, ये वृत्त कहाँ से जा रहा है, इन बिंदुओं से होकर जा रहा है, तो कह रहे हैं वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। केंद्र क्या होता है, केंद्र यहीं कहीं होता है। अब आपको केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो अगर हम केंद्र का निर्देशांक मान लें x, y है, आप इसको साथ में चित्र बना लेंगे। इसके हल में प्रश्न संख्या 3 को जब हल करेंगे तो सबसे पहले चित्र को बना लेंगे और उसके बाद लिखेंगे माना केंद्र का निर्देशांक x, y है। तब आप एक चीज सोचेंगे, वृत्त के बारे में कुछ ना कुछ गुण जानते हैं आप। वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर ये बिंदु A है, इस केंद्र को हम O मान लें, इसे B मान लें, इसे C मान लें, या क्रम से मानिए, इसे A माने, इसे B माने, इसको C माने, तो आपको पता है आपने केंद्र को क्या मान रखा है, O, और इसका निर्देशांक क्या है x, y। ये देखिए OA, OB, OC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो मान लिया हमने केंद्र का निर्देशांक इतना इतना है, तब देखें क्या होगा, तब जा करके ओ ए बराबर तो आपको देखें तब ओ ए को, अच्छा इसको हम x1 y1 मान लें, इसे x2 y2 मान लें, या ध्यान दें इसे x1 y1 इसे x2 y2, आप अपनी स्वेच्छा से किसी को कुछ मान सकते हैं। तो हमने इस तरह से मान लिया। तो ओ ए बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र मालूम है आपको, क्या मालूम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस पहले से प्लस हो जाएगा तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया, आप अच्छे से पकड़ पा रहे होंगे। और फिर अगर हम OB की बात करें तो फिर इसे x1 y1 इसको माना था, आपकी बार इसको x1 y1 मानेंगे। तो होता क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 x है माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, अब की बार y प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपने वो भी निकाल लिया। अब की बार x1 y1 किसको मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं x1 y1 x2 y2। तो क्या निकालेंगे, OC बराबर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपने क्या निकाला, OA OB OC इस वृत्त की सभी त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब हमको बराबर दिखाना है, हमको क्या करना है, बराबर दिखाना है। किसको किसको बराबर दिखाएं, आइए शुरू करें। तो हम एक बार OA को OA बराबर OB दिखाएंगे, एक बार OA बराबर OC दिखा देंगे, काम चल जाएगा हमारा। तो आपको पता होना चाहिए वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो आपका हो जाएगा OA बराबर OB, तो OA बराबर OB कर रहे हैं, तो अंडर रूट में आपको मिला है x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ करंडी लगा हुआ है, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरफ बचेगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अब इनका हम विस्तार कर देते हैं, क्या करें, विस्तार कर दें, तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12x, और इसका करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, और इसका करेंगे बराबर x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 6x, और इसका विस्तार करेंगे y स्क्वायर प्लस 7 49 प्लस 7 दूनी 14y, y स्क्वायर 7 49 प्लस 7 दूनी 14y। अब आप देखें x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है, यहाँ पे बच जाएगा हमारा, यहाँ पे 12x और माइनस में है और 12y प्लस में है, 36 बचा हुआ है, धन 72 हो जाएगा। और इस तरफ देखते हैं माइनस 6x प्लस 14y, माइनस 6x प्लस 14y और 9 और 49
58 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक तरफ सबको कर लेते हैं, एक तरफ सबको कर लेते हैं यहाँ पे। तो इन सबको इस तरफ जब लाएंगे तो 12x यहाँ पे माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 6x घटेगा तो आएगा हमारा 6x। 12y यहाँ प्लस में इस तरफ ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा, घट जाएगा, इसमें से 2y आ जाएगा। 72 यहाँ प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 14 माइनस 14 बराबर 0। सभी पद 2 से कट रहे हैं, तो 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, OA बराबर OB दिखाया था, अब की बार OA बराबर OC दिखाएंगे। पुनः OA बराबर OC दिखाना है, तो हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर OC को दिखाना है। अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से दिखा लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ कैंडी है, समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इनको जब विस्तार करेंगे, इनका हम विस्तार कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y बराबर हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 6y। इस तरह से यहाँ x स्क्वायर से y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब 12x देखिए यहाँ पे ऋण में है, उस तरफ जब जाएगा धन में हो जाएगा। 6x पहले से विद्यमान है, 6x हो जाएगा, घट जाएगा उधर, और 12y यहाँ धन में उस तरफ जाएगा, माइनस 12y हो जाएगा, तो माइनस 6 पहले से माइनस 18y हो जाएगा। 36 72 है, इस तरफ उस तरफ जब जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो हो जाएगा ऋण 54, 18 घटने के बाद 54 हो जाएगा बराबर 0 के। अब इसको अगर हम सरल करना चाहें तो 6 से कट जाएगा, तो 6 से जब कटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे, हम 6 से ना काटें क्योंकि यहाँ पे हम x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, x के गुणांक बराबर भी हो जाएंगे। 2 से सरल कर रहे हैं, 3x माइनस 9y माइनस 27 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरण 1 व 2 को जब हल करेंगे तो हमें x और y के मान प्राप्त होंगे, वही x और y की क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, और यहाँ पे 3x माइनस 9y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें, 3 यहाँ पे 3x होगा। अब आप देख रहे होंगे कि x के गुणांक दोनों 3 3 हैं, x के गुणांक 3 समान है, तो घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएंगे, 9y 1y हो जाएगा 10y बराबर 27 धन में है, 7 ऋण में हो जाएगा धन 20 बराबर 0 के। अब यहाँ देख लेते हैं, 10y बराबर आ जाएगा ऋण 20 के, y बराबर आ जाएगा ऋण 2 के, सरल कर देंगे। अब इसी y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, तो हम y के मान को समीकरण 1 में यहाँ रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। वाई के स्थान पर -2 रखना आपको, तो -2 रख दिया हमने।
तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, -2 -7 -9 हो गया, 3x इज इक्वल टू +9, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/3, x बराबर हो जाएगा 3। तो आपको x का मान 3 मिला, y का मान 2 मिला। तो आप फाइनली केंद्र जो आपको ज्ञात करना था, अब हमारे पास जगह नहीं बचा हुआ है, तो आप लास्ट में लिखेंगे x का मान कितना मिला, 3 मिला, y का मान 2 मिला। तो आप कह देंगे अतः वृत्त का केंद्र, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अतः वृत्त का केंद्र 3, -2 है, 3, -2 है।